नमस्कार। मेरी खबर चैनल पर आप सबका स्वागत। आज के मुद्दे पे मैं बात करूं। आज मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकराया था। आप कल्पना करें, कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा दे तो उस व्यक्ति का कितना बड़ा दिल होगा, कितना बड़ा दिमाग होगा और कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी होगी। आप शायद समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ये साल 1993 की बात है, जब उनको प्रस्ताव दिया गया था कि भी आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने साफ तौर पर अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। इनकार क्यों किया, उसकी पृष्ठभूमि पे हम सबको जानना चाहिए और मैं आपको उनकी पृष्ठभूमि पर लेकर जाऊं तो इतिहास जानना इसके लिए बहुत जरूरी रहेगा, ताकि जो मैं तथ्य आपके बीच में रख रहा हूं उस पे आप भी विश्वास कर पाए। और ऐसा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य, उसके बाद जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आप अटल जी को जानते हैं, पहचानते हैं, सब लोग उनकी कार्यशैली से प्रभावित थे, उनकी सोच से प्रभावित थे। 1984 में इंदिरा जी के स्वर्गवास के बाद जब हिंदुस्तान में चुनाव हुआ तो मात्र भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। जो लोग आज के समय में इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी हर स्टेट हार रही है, कांग्रेस पार्टी हर स्टेट हार रही है, हर हर जो राजनीतिक दल है जो इस विषय को करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भी भाजपा की भी एक समय में 2 सांसद हुआ करते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, 2 सांसद हुआ करते थे। इस बात में कहीं भी कोई गुरेज नहीं है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं। परंतु उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में क्या परिवर्तन लाए, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। ये बात उन कहने वालों की समझ में शायद नहीं आती है। खैर, 1989 में जब चुनाव हुआ, 1989 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट्स मिली थी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मात्र 84 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने
प्रखर वक्ता, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मशहूर लोकसभा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। ये एक विचारधारा की बात मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। जिस तरह का योगदान अटल जी का भारतीय जनता पार्टी को बनाने में था, तो पार्टी चाहती या संघ चाहता तो उनको कार्यकाल और भी दिया जा सकता था, परंतु नहीं। अटल जी को हटाया गया, अडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया गया, और साथ साथ में लोकसभा के विपक्ष के नेता की भूमिका भी लालकृष्ण अडवाणी जी को दी गई। लालकृष्ण अडवाणी जी को आप समझ सकते हैं, लालकृष्ण अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री एक अटल जी के लिए असिस्टेंट, बतौर असिस्टेंट, राजनीतिक असिस्टेंट के तौर पे उनकी एंट्री हुई थी। संघ की कहने पे अटल जी के साथ उनका आगमन हुआ था। अडवाणी जी अपने विषय पे और अपनी बात में कई बार कहते भी हैं कि मैं अटल जी जैसी न बात कर सकता हूं, ना मैं लोगों को उस तरीके से कन्विंस कर सकता हूं। ये मेरी क्षमता नहीं है, ये अटल जी की क्षमता है। ये स्वयं अडवाणी जी कहा करते थे। स्वाभाविक है, जब दायित्व मिलता है, कुर्सी मिलती है, तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जागती है। अडवाणी जी की भी महत्वाकांक्षाएं जागी, क्योंकि लोकतंत्र को हमने इंग्लैंड के पैटर्न पे अडॉप्ट किया था। एक व्यक्ति एक पद पर रह सकता था, इसलिए 1991 में मुरली मनोहर जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब जब मुरली मनोहर जोशी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनके कार्यकाल में, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता था, और कोई भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता था उसको 2 टेन्योर काम करने के लिए मिलते थे। वैसे ही मुरली मनोहर जोशी जी के दूसरे टेन्योर की जब बात चली, उस टेन्योर को पुनः मुरली मनोहर जोशी जी को ना मिले, उसके लिए अडवाणी जी ने अपना एक तंत्र जो खड़ा किया था क्योंकि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण अडवाणी जी के बीच में आपस में बहुत 36 का आंकड़ा था। ये प्रथाएं शुरू से चल रही है, आज भी चल रही है। आप देख सकते हैं पूरे स्टेट्स में, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहाँ सरकारें नहीं भी है, वहाँ भी कहीं ना कहीं पैरेलल नेता खड़े रहते हैं। उनकी बात सुनी जाए तो सरकार बन जाती है, नहीं सुनी जाए तो सरकार गिर भी जाती है। खैर, अडवाणी जी फिर भी इस चीज को छुपाने का हरसंभव प्रयास करते थे कि उनकी मुरली मनोहर जोशी जी के साथ नहीं बनती है। परंतु मुरली मनोहर जोशी जी कभी भी उस समय को, उस चीज को भुनाने में संकोच नहीं करते थे जो कोई खबर अडवाणी जी के पक्ष में नहीं होती थी। जहां अडवाणी जी की निंदा होती थी, उस चीज को भुनाने में हर संभव डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी पूरी ताकत के साथ उस चीज को भुनाने का प्रयास करते थे। तो हुआ ये
1988 में पालमपुर अधिवेशन हुआ। शायद मैं आपको डेट बताना भूल गया कि 1986 में लालकृष्ण आडवाणी जी को अध्यक्ष की जिम्मेवारी का दायित्व मिला था। उसके बाद एक पद पर दो व्यक्ति एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता, उस मुहिम के साथ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को बनाया गया था 1991 में अध्यक्ष। पालमपुर अधिवेशन हुआ। पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलके ये डिसीजन लिया कि हमको हिंदुत्व की विचारधारा पर, अयोध्या का जो मामला जो चल रहा था उसके ऊपर वहां से प्रस्ताव पास हुआ कि हमको अपनी विचारधारा पे पुनः वापस आना चाहिए। उसके बाद भोपाल में एक भारतीय जनता पार्टी का महा अधिवेशन हुआ। महाधिवेशन का मतलब ये है कि भी जिसमें भूतपूर्व एमएलए से लेकर वर्तमान एमएलए पूरे ऑल ओवर इंडिया के बहुत बड़ा सम्मेलन महाधिवेशन जो हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया कि आडवाणी जी सोमनाथ से यात्रा निकालेंगे। तो उस अधिवेशन में जो लास्ट जो सत्र था उसमें अटल जी को भाषण देना था। तो अटल जी ने आडवाणी जी को देखते हुए भाषण दिया था। अटल जी ने कहा था कि आप लंका के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अयोध्या के लिए जा रहे हैं। मतलब कि आप लंका विजय करने नहीं जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं। तो थोड़ा इसको संयम से, शांति से करने का प्रयास करें। मतलब कि उन्होंने अपने भाषण में ये दर्शाया कि जो आप ये यात्रा करना चाह रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। परंतु चलो फिर भी यात्रा निकली। जब महाधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ, यात्रा निकली, आडवाणी जी को बहुत बड़ा समर्थन मिला। अब आगे की बात आप स्वयं जानते हैं कि जब बिहार पहुंचे तो लालू जी उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, तो यात्रा को पूरी करने नहीं दिया था। तो देश में कहीं ना कहीं एक माहौल खड़ा हो गया था। उस माहौल के साथ साथ आडवाणी जी ने भी कहीं ना कहीं, उनकी भी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो भी कहीं ना कहीं जिंदा हो गई। उनको लगा कि अब मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। अटल जी उस समय पूरी तरह से हाशिए पे थे। एक तो दो सीटें आई, दो सीटें के बाद फिर 1986 में आडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, उनको बदल कर। तो उनके तो घर पे कोई जाता भी नहीं था कार्यकर्ता। ऐसी एक स्थिति भारतीय जनता पार्टी में उस व्यक्ति की बन गई थी जो व्यक्ति संस्थापक सदस्य था। आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं। 1991 में जब मुरली मनोहर जोशी जी का कार्यकाल 1993 में पूरा होना था, तो मुरली मनोहर जोशी जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज्यादा गुटबाजियां बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा पार्टी के काडर जो बोर्ड थे वो निराश थे। इसलिए संघ को और पार्टी को लगा कि भी इनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए। उसकी एक रूपरेखा तैयार हो रही थी। मुरली मनोहर जोशी जी के जगह किसको अध्यक्ष बनाया जाए, उस बात पर चिंतन होने लगा। तो आडवाणी जी भंडारा रोड रहते थे।
वो घर से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पे गए। उन्होंने वहां पे अपनी बात रखी। तो अटल जी ने जब 93 में अध्यक्ष बनना था तो उन्होंने उस बात के लिए इनकार कर दिया कि भी मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहूँगा, आप जिसको चाहे उसको बनाए, जो आदमी इंटरेस्टेड है उसको बनाए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसको बनाए, जो जिसको भी बनाना है, परंतु मैं नहीं बनूंगा। इतनी बड़ी बात कोई आदमी, क्योंकि उनको जब लगा कि उनके कहे मुताबिक कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने वो अपनी पीड़ा दर्ज करवाई। उन्होंने वो पीड़ा जनता के बीच में दर्ज नहीं करवाई। वो इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, कभी भी इस बात की, मतलब कि कोई मीडिया में कोई एक भी बाइट उनकी तरफ से इस तरह की नहीं आई जिससे कि पार्टी को कोई नुकसान हो। वो स्वयं कहा करते थे कि मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के विरोध में कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता, क्योंकि पार्टी मेरी माँ है, मेरी रग रग में पार्टी बसी हुई है। इसलिए वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो अपना अ, कवि वाला जीवन था, तो अपना लिखने में समय व्यतीत करते थे। आता कोई आता, नहीं आता कोई नहीं आता। तो 93 के अध्यक्ष बनने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी को रोकने के लिए बाकी कोई विकल्प ही नहीं था आडवाणी जी के पास, क्योंकि आडवाणी जी की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की शुरू हो गई थी। तो वो गए आडवाणी जी के पास, आडवाणी जी अटल जी के पास गए, बैठे, चाय वाय भी हुई। उसके बाद बात चली तो अटल जी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। परंतु इस बात को आडवाणी जी जानते थे, अटल जी भी एक दूसरे को, जब एक युग था जब अटल आडवाणी का युग था, भले ही उनकी आपस में इतनी खटास थी, परंतु देश में कभी भी उन्होंने अपनी जो ये इस तरह की भावनाएं थी वो कभी भी उजागर नहीं होने दी। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब आडवाणी जी को लगा कि ये सारा जो है मामला खराब हो रहा है, तो आडवाणी जी ने लोकसभा में, जो वो विपक्ष के नेता थे, उससे रिजाइन करके अपने आप को अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मुरली मनोहर जोशी जी अध्यक्ष ना बने। जब महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की आडवाणी जी की हुई, संघ को और पार्टी को इस बात का पता था कि अगर चुनाव में हंग असेंबली हुई, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी पड़ेगी, तो आडवाणी जी के नाम पे कोई भी सहमति नहीं बन पाएगी। कोई भी विपक्षी जो नेता है, जो दल है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आएंगे। उसके लिए एकमात्र केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी ही है। इसलिए पार्टी ने उनको उस लेवल पे दरकिनार नहीं किया, ना कर पाई। ये कहीं ना कहीं पार्टी और संघ ये मानकर चल रहा था। इस बीच मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपका अखबार चैनल के प्रदीप सिंह जी उस समय जनसत्ता में प्रेस रिपोर्टर थे। उनका एक वक्तव्य मैं इसमें कोट करना चाहूंगा। उन्होंने अटल जी से बात की कि अटल जी, मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो अटल जी ने उनको इंटरव्यू देने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूं, आप जाओ अगर आपने इंटरव्यू लेना है। क्योंकि उस समय अटल जी बिल्कुल पार्टी ने साइडलाइन कर दिया हुआ था, उनको पार्टी ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया हुआ था। और अटल जी ने कहा कि भी आप जाओ, भंडारा रोड पे जाओ और अशोका 11 अशोका रोड, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय था, वहाँ पे जाओ, आपको वहाँ इंटरव्यू लेना चाहिए। मेरा इंटरव्यू लेके आप क्या करोगे? तो प्रदीप जी ने उनसे ज़बरदस्ती की और कहा कि चलो ठीक है, आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आपके घर आके हमको चाय तो पीने का मौका मिलेगा, आप चाय तो पिला ही सकते हैं।
तो अटल जी ने कहा था कि मैं जानता हूँ, मैं इन चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं हूँ, मैं सारी बातें समझता हूँ। आप चाय के बहाने आते हैं, फिर पेन और कागज़ निकालते, क्योंकि उस टाइम एक क्या बोलते, कैमरे-कूमरे का ज़माना बहुत कम था कि इस तरह के इंटरव्यू होते थे, तो प्रेस नोट छपते थे कि आप पेन और डायरी निकाल के इंटरव्यू लेना शुरू कर दोगे। फिर उसके बाद भी उन्होंने उनको कन्विंस किया, उन्होंने मनाया, तो अटल जी कहीं न कहीं माने और उनको बुलाया और कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं दूँगा, आपको चाय मैं ज़रूर पिलाऊँगा। आए जब बातचीत चली तो प्रदीप जी ने उनसे पूछा कि भी जिस तरह की पार्टी आपने सोची थी, क्या आपको लगता है कि पार्टी उस तरह से काम कर रही है? उस बात पे अटल जी बहुत भावुक हुए, क्योंकि कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। उनकी बहुत दूरगामी सोच थी। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उस मुद्दे पे पार्टी नहीं चल रही है। बाद में उन्होंने, जब वो ये सारी बातें निकल कर आई, तो उन्होंने प्रदीप जी को इंटरव्यू दिया और वो छपा, जनसत्ता में छपा, बहुत अच्छे तरीके से छपा। और उसके बाद जब अटल जी ने अध्यक्ष बनने से मना किया, आडवाणी जी अध्यक्ष बने, तो लोकसभा सदस्य के नाते लोकसभा विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने को इस्तीफा देना पड़ा और वो पद उन्होंने छोड़ दिया। हमने जो है लोकतंत्र की जो ये रूपरेखा है, ये इंग्लैंड से तैयार की हुई है, तो वहाँ भी और हिंदुस्तान में भी कहा जाता है कि भी जो विपक्ष का नेता होता है, उसको आने वाले समय में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। अटल जी ने अध्यक्ष बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग, इतनी दूरगामी दृष्टि, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का दायित्व निभाया। एक बार 13 दिन सरकार चली, दूसरी बार पूरी 5 साल उन्होंने कोलैबोरेशन करके विपक्ष के दलों को लेकर के सरकार चलाई, जो एक बार में व्यक्ति जो बिल्कुल हाशिए पे चला गया था। आप मेरे भाव को समझने का प्रयास करें, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। जब हम पार्टी के लिए निष्ठावान तरीके से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उस काम करने का फल कहीं ना कहीं, चलो इंसान तो एक दूसरे को क्या फल दे सकता है, ये ऊपर वाला जो होता है ये सबकी चिंता करता है। मुझे आपको अपनी अपनी चिंता हो सकती है, परंतु इस ऊपर वाले को सबकी चिंता होती है। और अटल जी जैसा व्यक्तित्व, जो कि हर संभव 24 घंटे में, मुझे लगता है कि वो देश के बारे में चिंतन करने वाले व्यक्ति थे। और हुआ वही कि अडवाणी जी पे सहमति नहीं बनी। जब 171 सीटें जीत कर आए, मुख्य विपक्षी दल बने, सरकार बनाने का मौका मिला, तो अटल जी को ही वापस देश का नेतृत्व करना पड़ा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए अटल जी ने कितना बड़ा पत्थर अपने दिल पर रखा होगा, परंतु उनको बिल्कुल भी मलाल नहीं था। वो मलाल इसलिए नहीं था क्योंकि जो आदमी साफ सुथरा होता है, वो कभी भी इन बारीकियों पे जाने का प्रयास नहीं करता। उनको लगा कि ये देश हित में नहीं है और मेरे हित में नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। उन्होंने मना किया। हमको ये बात बिल्कुल सीखनी चाहिए
मैं तो हिमाचल से आता हूं, मेरा तो मैक्सिमम फोकस हिमाचल प्रदेश पे रहता है। और मैं चाहता भी हूं अपने मेरा हिमाचल समृद्ध हो, सुदृढ़ हो, अच्छे लोग आगे आए जो देश के लिए तो करे ही करे, प्रदेश के लिए भी बहुत ज़्यादा करें। यहाँ के लोग जो हैं वो अपने हिमाचल पर और ज़्यादा गौरव करें। परंतु राजनीति में इस तरह का मनोबल रखने वाले नेता मैंने बहुत कम देखे हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। 2017 का जब चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अंतिम समय में 31 दिसंबर 2016 को प्रेम कुमार धूमल जी के नाम का ऐलान हुआ। हर संभव प्रयास यही होता रहा, क्योंकि केंद्र में जो नेता थे, उस समय तो महामंत्री थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी टीस उनसे निकालनी थी। वो टीस उनकी किस विषय पर थी, मुझे तो आज तक यही बात समझ नहीं आई। आप इतिहास को पलट कर देखें, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हर संभव सपोर्ट किया। स्वास्थ्य मंत्री रह के सपोर्ट किया, वन मंत्री रह के सपोर्ट किया। अंदर की बातें क्या थी वो तो शायद वही दो व्यक्ति अच्छे से जान सकते हैं। परंतु जो जनता के बीच में मैं एक सोशल व्यक्ति हूं, पार्टी की विचारधारा मेरी भारतीय जनता पार्टी की है, पर कहीं ना कहीं हमको भी भगवान ने बुद्धि दी हुई है, हमको भी नजर आता है कि भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हर संभव जेपी नड्डा जी ने उस समय रोकने का प्रयास किया। अंततः वो सफल हुए कि उनकी टिकट बदलवाई गई, षड्यंत्र के तहत उनको हराया गया। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे 2017 का जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को बनाया गया, उस एपिसोड में भी प्रेम कुमार धूमल जी की छवि को खराब करने के लिए उनका नाम चलाया गया कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनूंगा, ये होगा, से होगा, ढिमका होगा, फलाना होगा। आप सबके सामने था। उस समय भी लोगों के मन में पता नहीं कितने गंदे गंदे विचार उनके प्रति आए कि यार सत्ता का इतना लालची, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए संतुष्ट करता हूं कि उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि भी मुझे मुख्यमंत्री बनना है। पार्टी की मजबूरी थी कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पड़ा, नहीं तो सरकार और रिपीट होनी नहीं थी। जिस व्यक्ति का इतना बड़ा कद होगा, क्या वो इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे क्या? 2017 से 2022 में हिमाचल की सरकार ने उनको अनदेखा किया, परंतु उन्होंने अपनी पार्टी को कभी अनदेखा नहीं किया। वो तो अपने काम में लगे रहे पूरे 5 साल, 1825 दिन समर्पित भाव से। चुनाव हारने के बाद 1 साल तक व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, और वो भी इस कद का व्यक्ति जो 2 बार देश प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो। चौथे दिन उन्होंने अपने बूथ पे जाना शुरू कर दिया। क्यों? पार्टी मजबूत होगी तो उनकी शान होगी। सरकार ने उनको हमेशा अनदेखा किया, हमेशा उनको बैकफुट पे लेके गए, हमेशा उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, कमरे तक का विवाद किया गया कि उनको कमरा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, या तो फिर आप विधानसभा में ऐसा बिल लाइए जिसमें मुख्यमंत्री के लिए व्यवस्था है, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए व्यवस्था ना हो। ऐसा कोई बिल का प्रावधान कीजिए, उसमें जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो लागू तो कानून उनके लिए भी आने वाले समय में होगा, क्योंकि वो भी तो कभी ना कभी पूर्व मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की छोटी मानसिकता को लेकर और लोकप्रिय नेता को आप डिमोरलाइज करके, उनको नीचा दिखा के
आपको लगता है कि भी आप सरवाइव कर जाएंगे? ऐसा हुआ कभी कि भी बाप से बढ़कर बेटा हुआ? कारोबार में, दिमाग में हो सकता है बेटा ज्यादा तेज हो, परंतु बाप तो बाप ही होता है। तो ये भावनाएं कहीं ना कहीं हमको देखने को मिली। मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है। इस बार रिवाज हिमाचल प्रदेश में 100% बदल जाता अगर महत्वाकांक्षाएं ना होती। अंततः हुआ क्या? लाख कोशिश के बाद, अटल जी को बिल्कुल डिनॉय करने के बाद, अंततः प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब आप संदेश साफ समझ सकते हैं। जनता सब जानती है। आपने जो घटनाक्रम किए, आपने जो करने का प्रयास किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। आप हार पे हार, हार पे हार, आप इतनी हारे हार गए कि मतलब कि एक पंचायत का प्रधान भी आपसे ज्यादा ताकतवर है। तो वो समय दोबारा आएगा, और वो समय बहुत जल्द आएगा। ये आपके सामने होगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उनके प्रति लिखता हूं, उनके पक्ष में बोलता हूं, उनके लिए बोलता हूं, उनके परिवार के लिए बोलता हूं, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं। मैं पूरे तथ्य के साथ बोलता हूं और बड़ी बारीकी से स्टडी करता हूं। मैं हर व्यक्ति के, हर जो राजनेता है उनके पूरे बैकग्राउंड को समझने का हर संभव प्रयास करता हूं। आप मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के बारे में भी पूछ सकते हैं। जो आजकल अध्यक्ष है, राजीव बिंदल जी के बारे में भी पूछ सकते हैं। आगे क्या होने वाला है वो भी आप पूछ सकते हैं। हो सकता है उसमें मैं 100 में से 20% गलत हो सकता हूँ। 80% की जो मेरी प्रोडिक्शन होगी, बिल्कुल साफ सुथरी प्रोडिक्शन होगी। इस बात का मैं आपको चैलेंज देता हूं। हर चीज को बारीकी से समझना राजनीतिक विश्लेषण का एक काम होता है। मैं बड़ी बारीकी से हर चीज को देखता हूं। आप मुझे धूमल जी की एक भी नेगेटिव बात बता दो। एक भी अगर आपके पास कोई नेगेटिव बात है, मैं उस बात के लिए आपको मतलब कि चैलेंज करता हूं। उनका एक भी नेगेटिव पॉइंट मेरे पास कोई लेकर आओ। मैं शांता जी के बारे में क्यों नहीं बोलता? शांता जी के बारे में मुझे पता है कि आज बोलूंगा, कल मेरी ही स्टेटमेंट मेरे गले पड़ जाएगी। वो दूसरे दिन क्या बयान दे देंगे मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता, मुझे पूरी जानकारी है कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही है, क्या करना चाहेगी, आगे क्या होगा। मेरी विचारधारा भाजपा से है। मैं भाजपा को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास करता रहता हूं। कि जो नेता बन रहे हैं, जिनको कुर्सियां मिल रही है, वो उस बारीकी को समझने का हर संभव प्रयास करें। अगर संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी मजबूत होगी, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, मोदी जी मजबूत होंगे। इस भावना के साथ हमको काम करना पड़ेगा। मैं, उनके साथ मेरा लगाव है, मैं इस बात के लिए इनकार नहीं करता। उनके साथ मेरा लगाव है। वो लगाव इसलिए नहीं है, लगाव इसलिए है कि भी ऐसे नेताओं का मार्गदर्शन आप नहीं लोगे तो आने वाले समय में आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। आज के समय में आप भुगत रहे हैं। आपकी लोकप्रियता डे बाय डे इतनी मतलब कि कम होती जा रही है कि भी आपके पास बोलने के लिए मुद्दा ही कोई नहीं है। आजकल मैं देख रहा था कि आईएएस ऑफिसरों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है
कि कुछ ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, तो ठीक है, वो ज्ञानी बनेंगे क्योंकि नौकरशाह सरकार चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की रहती है। अगर आप अपने समय में उस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो आज बोल के इस चीज़ का क्या लाभ मिलेगा? आपकी कैपेसिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव जीतने की नहीं है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। ये दौर वापस आएगा, लौट कर आएगा, यहीं हिमाचल प्रदेश में आएगा। पीड़ा हिमाचल प्रदेश की होती है, इसलिए पीड़ा होती है। मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश का आदमी हूँ। जैसा सुक्खू जी बता रहे थे कि 94,000 रुपये हर व्यक्ति पर कर्जा है, तो ये मोदी जी दूर कर सकते हैं, तो इसलिए मोदी जी को का सहयोग चाहिए होगा, तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार चाहिए होगी। अब भाजपा सरकार ऐसे ऐसे चेहरों पे बनेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वे ऐसे चेहरों पे बनेगी जिनमें अहम की भावना इतनी ज़बरदस्त है कि उस बारे में तो जनता जानती है। तो आज के अंक में इतना ही।